हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जब इंग्लिश एसे जो है ये एक बड़ा बेसिकली एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। अगर किसी भी कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे वैसे तो ऐसे राइटिंग जो है वो बड़ी जो अर्ली क्लासेस होती हैं वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो एक क्वालिटी ऐसे है वो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेजेस हायर जो एजुकेशन के लेवल्स होते हैं वहाँ पे लिखना पड़ता है। और इसके अलावा जो कंपटीशन के ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स होते हैं, ख़ास तौर पे सीएसएस है, पीएमएस है, इसके अलावा जो है इवन आईएलटीएस के जो स्टूडेंट हैं उनको लिखना पड़ता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको जो है ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है। जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी जहाँ पे भी एक सब्जेक्टिव कहीं भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे राइटिंग जो है it is part of the whole examination criteria to evaluate the ability of the students. So इसके लिए ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट को एक अच्छा ऐसे लिखना आना चाहिए और ये इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे राइटिंग इज़ नॉट अ बिग डील। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे बेस सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझ लें कि ऐसे होता क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि ऐसे के क्या-क्या उसकी टाइप्स कौन-कौन सी हैं, उसके अलावा उसकी आउटलाइन कैसे लिखी जाती हैं या उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है या इसके अलावा अगर कहा जाए उसके पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं, सारी चीज़ें जो हैं बाद में ये हम डिस्कस करेंगे और इनके आपको लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे बेसिकली है क्या चीज़। तो ऐसे को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे पार्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या मुराद है, आप एक कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, कोई भी एक आपके पास थीम है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है। अगर एक डिटेल उसके ऊपर आप लिखेंगे, अपना राइटिंग करेंगे तो वो एक थीसिस बन जाएगा, जो कि आप अगर पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं या एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, एमएस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको लिखना होता है। ऐसे क्या एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं एक चीज़ जो है स्टूडेंट्स के लिए क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जो ऐसे है हमारे पास, जब हमने एक अच्छा ऐसे लिखना है तो हमारे पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इतनी ज़्यादा कोटेशंस हमें याद नहीं है, रेफरेंसेस याद नहीं है, एविडेंसेस याद नहीं है, उसके बाद जो है आर्गूमेंट्स इतने हम नहीं बना पाते, हमारे पास कुछ रिसर्चेस जो हैं या उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये सारे इस वजह से वो एक खौफ में रहते हैं और वो ऐसे पे ना तो प्रैक्टिस करते हैं ना ही वो ऐसे लिखते हैं और एट द एंड जो एग्ज़ाम्स में वो फेल हो जाते हैं। तो एक चीज़ आज मैं इन सब स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे जो है एक क्या है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप उसमें ऐड करें। अगर आप ज़्यादा उसमें रिपोर्ट्स ऐड करेंगे तो ये एक रिसर्च रिपोर्ट बन जाएगी, ये एक थीसिस बन जाएगा। तो आपने एक शॉर्ट से टाइम में मोस्टली अगर आपको 1 आवर दिया जाता है, 2 आवर्स दिए जाते हैं, 3 आवर्स दिए जाते हैं, उनमें आपने एक ऐसे जो है लिखना होता है। तो ये शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें आपने सीधा-सीधा बातें जो हैं उनको बयान करना होता है, बल्कि सारी चीज़ें जो हैं वो आप नहीं डिस्कस कर सकते। आपने एक बेसिकली ये इट डिमांड्स योर ओपिनियन, व्हाट यू थिंक अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप उसमें कहेंगे, शेक्सपियर को कोट करेंगे, इब्राहिम लिंकन को कोट करेंगे, नेल्सन मंडेला को कोट करेंगे, तो फिर आपकी ओपिनियन कहाँ रहेगी। आप बार बार उसमें बुक्स का रेफरेंस देते जाएंगे तो आपसे ओपिनियन मांगी जा रही है। अगर आप कोई कोटेशंस भी देते हैं, कोई रेफरेंस भी देते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि आप अपने जो स्टांस को क्या करना चाह रहे हैं, इंडोर्स करना चाह रहे हैं, वैलिडेट करना चाह, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। तो इस तनाजुर में, इस कंटेक्स्ट में वो चीज़ें दी जाती हैं। तो आज से ये खौफ आप निकाल दें कि ऐसे में ये सारी चीज़ें होंगी तब मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो ये खौफ आप जहन से निकाल दें। ये शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है। आप प्रैक्टिस करें, आस्ता-आस्ता चीज़ें आपके पास आती रहेंगी और आप माशाल्लाह जो है एक अच्छा ऐसे जो है लिखेंगे। उसके बाद व्हाई इट इज़ रिटन, ये भी ज़रूरी है कि ऐसे लिखा क्यों जाता है। इसके 2 जो जनरली हम देखते हैं 2 पर्पसेज़ होते हैं।
एक तो अगर देखा जाए तो यू हैव टू कन्विंस समवन ऑफ समथिंग। जब हम बात करते हैं कन्विंस समवन ऑफ समथिंग, कन्विंस मीन यू हैव टू परसुएड, समवन मीन जो रीडर है आपका, एग्जामिनर कह लें, अबाउट योर स्टांस, समथिंग, समथिंग मीन अबाउट योर स्टांस, जो आपने स्टांस लिया है, आपने कोई पॉइंट उठाया है, उसको प्रूव करना है, उसको इस एंगल से प्रूव करना है, इस तरह इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, इस तरह रेफरेंसेस देने हैं, इस तरह आर्गूमेंट्स देने हैं कि जो आपका रीडर है वो कन्विंस हो जाए कि जो बात आपने कहना चाह रहे हैं उसमें एक वजन है, दम है, तब आपकी बात जो है दलील के साथ, जब दलील पे मबनी होगी तो उसको तस्लीम किया जाएगा और आपके ओपिनियन को जो है वेटेज मिलेगी और आप एट द एंड जो है आप क्रैक करेंगे, आप पास कर जाएंगे। उसके बाद टू सिंपली इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक, कुछ टॉपिक जो हैं वो इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं, वहाँ पे भी इसका एक पर्पज़ हो सकता है। तो ये दो बेसिकली जो है इसके एक पर्पसेस हैं जिसलिए ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक मिसाल के तौर पे टॉपिक लिया है जेंडर इक्वालिटी, मिथ और रियलिटी, कि ये मिथ है और रियलिटी, इसमें से एक चीज़ आपने उठानी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जेंडर इक्वालिटी जो है इसमें और दिया गया है कि इसमें आप ले सकते हैं कि क्या ये मिथ है, रियलिटी है। मैं मिसाल के तौर पे इसको एक रियलिटी जो है वो सपोज कर लेता हूँ कि ये रियलिटी है। अब मैंने रियलिटी इसको सपोज कर लिया है तो अब मैंने प्रूव करना है कि हाउ इट इज़ अ रियलिटी। मैंने ताकि इस तरह कन्विंस करूं, परसुएड करूं रीडर को अपने स्टांस के बारे में कि वो समझे कि मेरे जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें जान है और वो रियलिटीज़, सोशल रियलिटीज़ के साथ मिले जुले हुए हैं। वो बुकिश बातें नहीं हैं, हाइपोथेटिकल बातें नहीं हैं, थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं, बल्कि आप कोशिश करें, ओपिनियन जो आपकी इस तरह होनी चाहिए कि जो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्ट्रीट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोशल लाइफ, व्हाट यू सी, व्हाट यू ऑब्जर्व अराउंड योर सेल्फ, तो उस चीज़ को ऐड करें। एक और चीज़ मैं यहीं पे स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़, ये एक मोटिवेशनल बात होगी आप सबके लिए कि जब मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हिस्सा इसलिए नहीं बनते कि वो सोचते हैं कि शायद हमारी इतनी रीडिंग नहीं है या हमने इतनी बुक रीडिंग हमारी नहीं हुई हुई कि हम इसमें बैठ सकें। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, वो आपको पता है, किताबों के कीड़े होते हैं, वो हर टाइम जो है किताबें पढ़ते रहते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आपने कम किताबें पढ़ी हैं, इसके बावजूद आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं, आप सोसाइटी में इधर उधर निकलते हैं, देखते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हमारे माशरे में इंट आ रहे हैं, सदमे बर्दाश्त पड़ रही है। आप शॉप्स में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं घर का सौदा सामान लेने, तो आपको पता चलता है कि चीज़ें जो हैं 3 मंथ पहले, 3 मंथ्स पहले कहाँ पे थी और अब प्राइस हाइक उनकी कितनी हो गई है। आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के जो है करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, या सपोज जो भी दुनिया में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, आपस में रशिया यूक्रेन वार जो है उसको अगर आप देख लें, उसके इफेक्ट्स दुनिया पे क्या पड़ रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी का इशू बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, लार्ज स्केल जो है ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग। अगर एक बंदा जो है वो सारा दिन बैठ के कमरे में पढ़ता रहता है तो आई बैठ के वो कोई 5-6 दिन में एक बुक जो है वो ख़त्म करेगा, 2 दिन में ख़त्म करेगा, 3 दिन में। एक कीन ऑब्जर्वर जब बाहर निकलता है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो यकीन जाने वो एक दिन में 3-4 बुक्स जो हैं उससे ज़्यादा मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लेता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर डीमोटिवेटेड हैं टू बिकम अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन यू हैव टू कम into preparation mood, and then you can crack. I sure if you struggle, if you put best of yourself, then you can crack those exams. It is not a big deal for you, and you have ability, you have required ability and required qualification to appear in such exams, and struggle matters. At the end, struggle matters. तो बात यही हो रही थी कि यहाँ पे मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि मैंने इसको कहा कि ये रियलिटी है, मैंने अब कन्विंस करना है ना, मैंने ये स्टांस लिया है तो मैं कन्विंस करूंगा।
तो मैं 2-3 यहाँ पे आर्गुमेंट्स दूंगा। इन प्रेजेंट टाइम्स जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शंस इन सोशल लाइफ आर वैनिशिंग। जो जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जेंडर की बुनियाद पे पहले असाइन किया हुआ था कि औरतों ने जो है वो चाइल्ड रेयरिंग उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने घर में कुकिंग करनी है, उन्होंने बच्चों को रखना है, वो उनके जिम्मे काम थे। लेकिन अब क्या है, दे आर वी सी दे आर टेकिंग they are making contributions in social lives, they are taking part in many professions in social life। तो क्या है, जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शन जो बनी हुई थी सोशल लाइफ में, डिस्टिंक्शन जो थी वो वैनिशिंग, वो खत्म हो रही है, वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। तो ये बिल्कुल एक रियलिटी है, ये वो आर्गूमेंट है जो कि कोई भी बंदा जो है वो एग्री कर सकता है इस बात के साथ कि ये वाकई इट इज हैपनिंग। ये एक टेंजिबल, एक ऑब्जर्वेबल जो है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वो चीज़ है। वीमेन आर वर्किंग साइड बाय साइड विद मैन, ये भी बात है। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वीमेन जो हैं वो वर्क कर रही हैं साइड बाय साइड विद मैन, ठीक है। सो ओविंग टू सच चेंजेस इन सोशल फैब्रिक ऑफ लाइफ, इन चेंजेस की बुनियाद पे जेंडर इक्वालिटी इज नो मोर अ मिथ। जेंडर इक्वालिटी को हम मिथ नहीं कह सकते, ये एक जस्ट एक ख्याली चीज़ नहीं रही। Rather, it can be considered as a reality in this age of modernism, बल्कि इसको हम रियलिटी कंसिडर कर सकते हैं इस मॉडर्निज्म की एज में। तो ये क्या है बेसिकली, ये पॉइंट मैंने दिया है, वो पॉइंट जो दिया है फर्स्ट, जेंडर बेस्ड डिस्टिंक्शन खत्म हो रही है, वीमेन जो है वर्क कर रही हैं साइड बाय साइड विद मैन, ये क्या है? ये वो आर्गूमेंट्स हैं टू कन्विंस, परसुएड करने के लिए, किसके लिए? जो भी ये पढ़ रहा होगा, रीडर जो भी होगा। मेरा स्टांस क्या था? वो ये था कि मैंने इसको कंसिडर किया है कि ये एक रियलिटी है। तो बात ये हो रही थी, आप इसको मिथ ले लें, जो भी आप इसमें से अपना स्टांस लेते हैं, जो भी आपका आर्गुमेंट होगा, उसको इस तरह, जो भी बात आप कहें, उसको इस एंगल से कहें, इस तरह कहें कि उसमें एक दम हो, उसमें एक वेटेज हो, ताकि आपकी बात जो है वो कहीं ना कहीं तस्लीम की जाए या उसके साथ एग्री किया जाए। तो आपके दलाइल जो हैं वो इस तरह के होने चाहिए। मोस्टली जो CSS ऐसे की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉफ्टी आइडियाज़ दे देते हैं, कभी कोई इधर की बात कर दी, फिर इधर की बात कर दी, इनकोहेरेंस होती है, उसमें कोहेरेंस नहीं होती, उसमें क्लैरिटी नहीं होती। सबसे बड़ी मुश्किल जो चीज़ है स्टूडेंट्स का मसला, वो क्लैरिटी वो नहीं दे पाते, मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिख देते हैं, जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो सादा लफ्ज़ों में नहीं कहते। ये एक बहुत ज़रूरी होती है चीज़ कि आप जो बात है, कोई इतना मुश्किल वर्ड्स क्यों आप यूज़ करें? जो आपका आइडिया है वो अगर सादा लफ्ज़ों में कन्वे हो रहा है तो उसको सादा लफ्ज़ों में कन्वे करें। थोड़ी सी वो अपना इंग्लिश जो है उसकी हाई वोकैब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि सिंप्लिसिटी इज़ ब्यूटी। तो ये बेसिकली एक दो चीज़ें थी कि ऐसे को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी थी कि समझा जाए कि ऐसे इटसेल्फ क्या होता है, उसका क्या पर्सपेक्टिव क्या है, उसको किस तरह लेके चला जाता है। तो बहुत तरह के इसके अब और भी जो हैं डायमेंशंस हैं, इसकी टाइप्स जो हैं उनके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो ये आई थिंक कि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन जहन में हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में छोड़िएगा, हम कोशिश करेंगे उस क्वेरी को जल्द अज जल्द एड्रेस करें। कोई इसके ऊपर कोई लेक्चर की ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर उसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत है इस ऐसे के लेटेस्ट समझने की, तो ज़रूर कमेंट्स में आप पॉइंट रेज कीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर जो है वो लेके आएंगे। तो अब आप इसकी अगर पिक्चर लेना चाह रहे हैं जूम करके तो आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।